स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स टुडे हिंदी में, जहां हम आपको हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स देंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक मिल जाएंगे, तो जरूर जाइए लाइव लॉ हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से। इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल के आरजी कर अस्पताल में हुई भयानक घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदेवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आज सीबीआई द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट पर गौर किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली थी। अदालत ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड पर भी गौर किया। इसके बाद पीठ ने एक आदेश पारित करते हुए कहा कि उसने सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दी गई स्थिति रिपोर्ट को रिकॉर्ड में ले लिया है। पीठ ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की भी अपील की और आज तक विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी अनुपस्थिति के लिए उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से बचाया। पीठ ने आगे कहा कि नेशनल टास्क फोर्स अपनी सिफारिशें करते समय रेजिडेंट डॉक्टरों की चिंताओं पर विचार करेगी और एनटीएफ द्वारा लिए जाने वाले सुझावों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर एक पोर्टल खोलने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर हिंसा की किसी भी आशंका को रोकने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज 22 अगस्त को शंभू बॉर्डर पर राष्ट्रीय हाईवे पर नाकाबंदी से संबंधित एक मामले में कहा कि वो 1 सप्ताह के भीतर प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए एक समिति के गठन के संबंध में आदेश पारित करेगा। इस आशय के लिए जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुयान की खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा राज्यों को प्रस्तावित मुद्दे प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जो समिति के लिए संदर्भ का विषय होगा। इसके लिए निर्धारित समय सीमा 3 दिन की दी गई है। आदेश में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि समिति का संदर्भ एक व्यापक अधिदेश होगा, ताकि जो मुद्दे बार बार कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा कर रहे हैं उन्हें निष्पक्ष और उचित तरीके से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सके। इसके अलावा राज्यों को प्रतिनिधियों को किसानों के साथ अपनी बैठकें जारी रखनी होंगी और सुनवाई की अगली तारीख पर इसके नतीजे से अवगत कराना होगा। अंत में न्यायालय ने पंजाब राज्य को 3 दिनों के भीतर समिति की संरचना के लिए और नाम सुझाने की स्वतंत्रता भी दी। ठाणे के बदलापुर के एक स्कूल में 2 नाबालिग किंडरगार्टन लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज करने में देरी पर चिंता व्यक्त की और प्रारंभिक जांच में कई खामियों की ओर इशारा किया और कहा, बदलापुर पुलिस ने अपनी भूमिका उस तरह से नहीं निभाई जैसे उसे निभानी चाहिए थी। पीड़ितों की उम्र क्रमशः 4 वर्ष और 3 वर्ष को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति रेवाती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चवन की खंडपीठ ने इस तथ्य पर नाराजगी व्यक्त की कि यौन उत्पीड़न की घटना स्कूल परिसर के भीतर हुई थी। न्यायाधीशों ने आगे कहा कि हालांकि यह मामला रिपोर्ट किया गया था क्योंकि लड़कियों ने आगे आकर मामले की शिकायत की, लेकिन ऐसी कई घटनाएं होंगी जो दर्ज नहीं की जाएंगी। अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि ऐसी घटना के बारे में बोलने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 22 अगस्त को एडटेक फर्म बायजूस के दिवालियापन समाधान के संबंध में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा गठित ऋणदाताओं की समिति की बैठक पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी बायजूस की ओर से और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बीसीसीआई की ओर से ने सीओसी की बैठक में बने रहने के लिए जोरदार और बार बार दलीलें दी, लेकिन कोर्ट को राजी नहीं कर पाए। 14 अगस्त को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जेबी पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी एनसीएलएटी के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसने बायजूस और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के बीच पूर्व के 158 करोड़ रुपए के बकाया के संबंध में समझौते को बरकरार रखा था। ये बताए जाने पर कि सह आरोपी मनीष रावत को दी गई जमानत को चुनौती एक अन्य पीठ के समक्ष लंबित है।
कार्यकर्ता और भीमा कोरेगांव मामले की आरोपी ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर विचार कर रही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आज रजिस्ट्री से संयुक्त सुनवाई के लिए आदेश प्राप्त करने को कहा। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा नियमित जमानत से इनकार करने के खिलाफ जगताप की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी जब उसने यह आदेश पारित किया। कार्यकर्ता और सांस्कृतिक संगठन कला कबीर मंच की सदस्य ज्योति जगताप और 16 अन्य पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पुणे के भीमा कोरेगांव में जातीय हिंसा के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को पत्रकार और कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या के मामले में आरोपी मोहन नायक N की जमानत रद्द करने की मांग वाली विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। 5 सितंबर 2017 को गौरी लंकेश की दक्षिण बेंगलुरु में उनके आवास के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। नायक को 18 जुलाई 2018 को गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान SLP गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोपी संख्या 11 यानी नायक के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय के 7 दिसंबर 2023 के जमानत आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने जमानत देते समय बात पर विचार किया था कि नायक पिछले 5 वर्षों से जेल में है और 527 आरोप पत्रित गवाहों में से अब तक केवल 90 से पूछताछ की जा चुकी है। न्यायालय ने निर्विवाद तथ्यात्मक स्थिति पर गौर किया कि नायक ने मुकदमे में सहयोग किया है और अब तक स्थगन की मांग नहीं की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारत पे के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर और फिनटेक कंपनी के बीच अगस्त 2021 में उनके बीच हुए एक रोजगार समझौते से संबंधित विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा। न्यायमूर्ति C हरिशंकर ने विवाद को सुलझाने के लिए एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आदेश पारित किया। यह आदेश भारत पे द्वारा दायर एक याचिका में पारित किया गया था, जिसमें एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ग्रोवर ने सोशल मीडिया पर फिनटेक कंपनी के बारे में गोपनीय जानकारी का खुलासा किया, इस प्रकार रोजगार समझौते का उल्लंघन किया। याचिका के अनुसार ग्रोवर ने अपने वकील के माध्यम से मध्यस्थता के नोटिस का जवाब दिया और मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि वो भारत पे द्वारा प्रस्तावित एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति से सहमत नहीं थे। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।